परिस्थिति से मैं अवगत थी, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद मैं सहम सी गई। सचमुच दर्द कभी कभी सहने लायक भी नहीं होते हैं। न जाने दुख देने वाले को इस बात की समझ कब आएगी कि एक इंसान आखिर हाड़ मांस से बना हुआ एक जीव है, जिसके अंदर दिल है, और सबसे ज़्यादा चोट तो दिल को पहुंचती है। हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में संतोष त्यागी जी लेटे हुए थे। छत को खाली आंखों से निहार रहे हैं। पलंग के पास ही स्टूल पर उनकी पत्नी नीरा बैठी हुई है। पास के सोफे पर उनकी खैर खबर लेने आए तिवारी दंपति बैठे हैं। पलक पलंग के पाए ताने दीवार की तरफ मुंह किए बैठी है। उसका सिर इस बुरी तरह झुका है जैसे गर्दन पर मानो अपराध का बोझ लदा हो। इतने दिनों में उसके चेहरे का लावण्य धूल पूछ गया है, रंग धुंधला गया है। जी में आता है दौड़कर उसके पास जाऊं और झिंझोड़ कर पूछूं, पलक तू क्यों सिर झुकाए बैठी है? तूने किया ही क्या है? किस शर्म से जमीन में गड़ी जा रही है? मैं पैरों को जबरदस्ती घसीटते हुए अंदर दाखिल होती हूँ। आंटी नमस्ते। मैं चौंकती हूँ। संतोष जी के सिरहाने की तरफ खड़ी है स्नेहा, जो कभी सावली सी मरियम लड़की हुआ करती थी। अब कौन कहेगा कि वह यही लड़की है। 5 महीने में सारा शरीर भर गया है। चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गुलाल मल दिया हो। क्या औरत की सिर्फ एक ही पहचान होती है? माथे पर गोल बिंदी व मांग में जगमगाता सिंदूर। बाकी तो सिर्फ जीने का बहाना मात्र है। पलक भी तो उसी रात उसी मंडप में ब्याही गई थी, लेकिन वह उजड़ी हुई अपने में छिपी सहमी कोने में बैठी है। मेरे सोफे पर बैठते ही उसने एक उचटती निगाह से मुझको नमस्ते किया। उस एक छोटी सी निगाह से ऐसा लग रहा था कि वह मुझे देखकर तीखे दर्द से कराह उठी हो। उसकी दम घोटती सी सांसों का बोझ मेरे सीने में फैलता जा रहा हो। मन होता है मैं उसे अपनी छाती में भींच कर रो उठूं। वह तो क्या हल्की होगी, मैं जरूर हल्की हो जाऊंगी। तिवारी दंपति के कारण ही मैं चुप बैठी रहती हूँ। कहीं खो गई है वह मासूम पलक, जो आंखों में ढेर सारी खुशियाँ छलकाए मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरे पास आती थी। वह सिर के ऊपर दुपट्टे को अपने कुर्ते के कंधों पर फैलाकर बालों को जानबूझकर अपने गालों पर छितरा लेती। वह कमरे में कमर लचकाती ठुमक ठुमक कर चलने लगती। ऐसे में उसकी पायल खनकती रहती छन छन। वह जोर से चिल्लाती, लगती हूँ ना नंबर 1 मॉडल। तू तो नंबर 1 मॉडल ही भगवान ने पैदा की है। मैं गदगद हो उसका दुपट्टा पकड़ती। वह नाज से दुपट्टा छुड़ाकर ठुनकती, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। तू हमेशा फिल्मी मूड में ही रहती है, या फिल्मी मूड नहीं, इस दुपट्टे जैसा सतरंगी मूड में। वह ठुमकते ठुमकते अपनी चाल पर ब्रेक लगा देती। अरे बाप रे, मैं गैस पर दूध चढ़ा कर आई थी। पीछे उसकी बौखलाहट पर मैं हंसती रह जाती। स्नेहा से वह खूबसूरत थी। उसका जहीन पारदर्शी व्यक्तित्व मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने कभी उसे उदास होते हुए नहीं देखा। अपनी माँ के पेट के होने वाले ऑपरेशनों में हर बार वही हर काम में आगे रहती थी। स्नेहा के तो हाथ पैर फूल जाते थे। पलक ही स्नेहा को समझा बुझा कर काम करवाती थी। कभी दौड़ती, कभी हॉस्पिटल एक खाना पहुंचाती, कभी दूसरी। मैं अपनी खिड़की में खड़ी तेज रफ्तार से उन्हें मोपेड पर जाते देखती तो सोचती, जमाना कितना बदल गया है। जीन्स शर्ट व छोटे बालों में उन्हें दूर से आता देख कौन कह सकता है कि वह लड़का है या लड़की। मुझे तो लगता था कि इस भाग दौड़ में अपनी प्रथम श्रेणी खो बैठेगी, लेकिन जीव विज्ञान में उसके कमाल के नंबर आते थे। अलबत्ता स्नेहा जरूर लुढ़कते लुढ़कते बची थी। कैसी होती हैं लड़कियां, हंसती चहचहाती, माँ बाप के घर की फुनंगियों पर फुदकती उनकी लाडली बुलबुलें। श्रीमती तिवारी पलक से पूछती हैं, रुपेश नहीं आए? पलक की मम्मी बीच में जल्दी से कह देती हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। यह अच्छा है,
स्नेहा की लोकल शादी कर दी। वह एक्सीडेंट के बाद एकदम आकर खड़ी हो गई, वरना आपको बड़ी मुश्किल होती। तिवारी दंपति को पता ही नहीं होगा कि पलक को रुपेश के पास मुंबई से आए 1 महीना हो गया है। बेचारी 1 महीने से मुंह छिपाए दादाजी के यहाँ पड़ी हुई है, एक चोर की तरह। उसकी मम्मी डैडी व हम लोग शोक मनाते हुए बिल्कुल जड़ होते जा रहे थे। मृत्यु का तो कोई सब्र भी कर ले, लेकिन पलक जिन कांटों से गुजर कर आई है वह सीधे हमारी सीने में धंसते रहते हैं। पहले संतोष जी के घर जो भी आता, चंचल चपल पलक को पूछता घर में घुसता आता था। स्नेहा अजीब सी हीन भावना से घबराई अपने घर में घुसी रहती थी। पलक मेरे पास आकर बड़बड़ाती, आंटी, स्नेहा को कितना भी समझाओ, किसी के सामने बाहर नहीं आती है। अपने कमरे में किताब खोली कहीं खोई रहती है और फिर फेल हो जाती है। मैं तो कहती हूँ बीए करते ही इसकी शादी कर देनी चाहिए। और तू क्या शादी नहीं करेगी? क्यों नहीं, अभी कर लूँ। कोई अच्छा सा लड़का आपकी नज़र में हो तो बताइए। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर शरारत से मुस्कुरा देती। तुझे शर्म नहीं आ रही है? अपने लिए लड़का ढूंढ रही है? आंटी, आप लोग स्लो मोशन मूवी जैसी हो गई हैं। जमाना आज फास्ट फूड तक पहुंच चुका है। तेरे से जितना तो मुश्किल है। मैं बहाना बनाकर उठती तो वह लपक कर मेरा हाथ पकड़ लेती। लड़का ढूंढने अभी कहाँ चल दी? पहले मैं रिसर्च करूँगी फिर शादी। आज वही पलक हॉस्पिटल के वार्ड में हम सबसे मुंह फेर कर दीवार की तरफ मुंह किए बैठी हैं। स्नेहा तत्परता से चूड़ियाँ खनकाती माँ को कभी नैपकिन थमा रही है तो कभी मौसमी का जूस निकाल कर दे रही है। पलक के बेलोस ठहाके, उसकी पायल की छम छम जैसे मेरे कानों में कहीं दूर गुफा में से गूंजते सुनाई पड़ रहे हैं। श्री व श्रीमती तिवारी उठते हैं, मैं भी उनके साथ उठ लेती हूँ। मुझे पता है मैं रुकूंगी तो अपना रोना नहीं रोक पाऊंगी। मैं रोऊंगी तो पलक भी रोएगी, उसकी माँ भी रोएगी। संतोष जी के जख्म पट्टी के नीचे तरल हो जाएंगे। घर आकर पस्त पड़ जाती हूँ। हस्बैंड को बताती हूँ, पता है पलक आई है। अच्छा, कैसी है वह? बहुत दुबली हो गई है, बिल्कुल बदल गई है। पता नहीं कहाँ फंस गई बेचारी। मैं निढाल हूँ, बेमन से रात का खाना बनाती हूँ। पलक की सूरत मेरी पलकों से हट नहीं पा रही। बाद में एक किताब पढ़ने की कोशिश करती हूँ। उसके पृष्ठों में मन नहीं गुम हो पाता। हर पृष्ठ पर एक जोड़ा आंखों की उदासी बिखरी हुई है। बड़ी मुश्किल से नींद आती है। लगता है कोई दरवाज़ा लगातार खटखटा रहा है। मैं उनिंदी से दरवाज़ा खोलती हूँ और चौंक जाती हूँ। पलक, तुम? हाँ आंटी, सॉरी आपको इस समय परेशान किया। आज कॉलेज में हम फाइनल वालों को फेयरवेल दे रहे हैं, तो उन्हें जाकर फेयरवेल दो ना। मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? रात में किसी ने सोने नहीं दिया, अब तुम जान खाने आ गई। मम्मी बाजार गई हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस साड़ी के साथ काला ब्लाउज पहन लूँ कि हरा। ये हरे रंग का ब्लाउज साड़ी से मैच नहीं कर रहा। इतनी सी बात पूछने के लिए तूने मेरी नींद खराब की। मैं झुंझला उठती हूँ। अरे आंटी, आप तो दोपहर में रोज़ रोज़ सोती हैं। क्या हमारे कॉलेज में पार्टी रोज़ रोज़ होती है? वह अधिकार से पलंग पर जमकर बैठ जाती है। उसके इस धांसू अधिकार पर मैं मुस्कुरा देती हूँ। वाकई यह हरा शेड साड़ी से मैच नहीं कर रहा है। यह काला ब्लाउज ही पहन लेना। अब यहाँ से दफ़ा हो। आपसे यह किसने कह दिया कि मैं जाने वाली हूँ? आप ही मुझे साड़ी पहनाएंगी। मैं साड़ी पहली बार पहनकर जा रही हूँ। जरा पिनअप ठीक से कर दीजिए, कहीं वह खिसक ना जाए। और फिर वही खिलखिलाहट। साड़ी पहनकर वह गुड़िया सी लगने लगती है। उसे अपना हरे रंग का हैदराबादी जड़ाऊ सेट पहनाकर हाथ जोड़कर कहती हूँ, बाबा अब तो जा। उसे बाहर निकालकर मैं लपक कर दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। जल्दी से मेरी उंगली दरवाजे के बीच में आ जाती है। घबराकर मेरी नींद खुल जाती है।
कमरे में अंधेरा गहराया हुआ है। कहीं भी तो नहीं है हरी साड़ी में गुड़िया सी सजी पार्टी में जाती पलक। मेरे इर्द गिर्द अंधेरे में घिरी एक जोड़ा आंखें भर है। पहले तो वह जरा सी बात पर उबल पड़ती थी। उसे लगता था कि उसके आसपास जो भी उल्टा सीधा घटित हो रहा है उसे वह ठीक करके छोड़ेगी। उस रक्षाबंधन के दिन जैसे ही उसने सुना वंदना जी की तीसरी बेटी भी ससुराल से पिटकर वापस आई है, वह दनदनाती सुबह 10 बजे हमारे घर में घुस आई थी। बरामदे में रखी डाइनिंग चेयर खिसकाकर मेज पर अपनी दोनों कोहनी टिकाए हथेली पर अपनी ठोडी रखकर किसी जज की तरह अकड़ कर बैठ गई थी। बड़े अधिकार से उसने वंदना जी को रसोई से बाहर आने का कहा था। वंदना जी भी कुछ ना समझती साड़ी के आंचल से हाथ पोंछती सी बाहर निकल आई थी। बैन सूछ है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि अपनी लड़कियों को स्कूल में दाखिल करवा दो। गुजरात सरकार ने लड़कियों की फीस माफ़ कर दी है। काश यह पढ़ी लिखी होती तो ससुराल में कैसे उसे कोई मार सकता था। अब तुम्हारी तरह बर्तन मलेगी। वंदना जी बेवक्त की डांट से सकपका गई थी। अपने आंचल से आंसू पोंछती कह उठी थी, बेन, लड़कियों का भाग्य पहले से कौन जान पाता है। पहले तुम विधवा हो गई, बाद में तुम्हारी 2 बेटियां ससुराल से मार खाकर तुम्हारे यहीं आ गई। तुम भी भाग्य की बात करती हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाती थी कि उसे पढ़ाओ, लेकिन हर बार तुम यही कहती थी, उसे नौकरी थोड़े ही करनी है, चूल्हा ही तो फूकना है, तो क्यों टाइम खराब करें। पलक ने ही पढ़कर कौन सा तीर मार लिया, वह भी एमएससी में गोल्ड मेडल लेकर। एमएससी के बाद उसकी रिसर्च की इच्छा रखी रह गई। बस जैसा कि होता है, सपनों का राजकुमार सामने आकर खड़ा हो जाता है। हर लड़की अपनी सूझ बूझ भूल जाती है। तब उसने अपने दादा के घर से लौटकर लाल होते हुए बताया था उसके लिए बहुत सी सुंदर लड़कियों की ऑफ़र थे, लेकिन उसने मुझे ही चुना। उसे 5 बजे आना था, लेकिन वह 4 बजे ही आ गया। मैं तो साथ वाले कमरे में बाल खोले बड़े जोर जोर से शोर मचा रही थी कि जरी की साड़ी नहीं पहनूंगी। तभी उसने देख लिया था। मतलब जनाब तभी फ्लैट हो गए थे बुरी तरह। घर पहुंचते ही उसने हाँ कह दी थी। मतलब उसके माँ बाप भाई बहन साथ में तुम्हें देखने नहीं आए थे? नहीं, उन्होंने सब उसके ऊपर छोड़ रखा था। मैं पलक की माँ को क्या समझाती कि पलक की शादी की इतनी जल्दीबाजी ना करें, लेकिन वह तो सगाई करके ही लौटी थी। बहुत खुश होकर उन्होंने बताया था कि जैसा लड़का हमें चाहिए था उससे अच्छा लड़का हमें मिल गया। मुंबई में क्लास 1 ऑफिसर हैं। हम बड़े किस्मत वाले हैं जो पलक पहली बार में ही पसंद कर ली गई। किस्मत वाले तो वे हैं जो पलक को लेकर जा रहे हैं। बाद में सगाई की रंगत जैसे उसके चेहरे पर उतर आई थी। किसी से जुड़ने पर जैसे कि नारी एक लचीली टहनी में बदल जाती है, वैसे ही खुशी से उसका पोर पोर लहक रहा था। हल्की खुमार भरी आंखें खोई खोई सी हो उठी थी। उसकी उंगली में हर समय सगाई की अंगूठी जगमगाती रहती थी। कुछ दिनों बाद ही रुपेश उनके घर में आ धमका था। लंबा तगड़ा। दोनों पेड़ों की कतार से घिरी सड़क पर जब टहलने निकलते तो उनकी लंबी जोड़ी दिखती ही बनती थी। उसे लेकर वह शर्माई सकुचाई सी हमारे घर भी आई थी। सारा ध्यान उसका अपनी साड़ी संभालने में ही था। रुपेश भी मिठास भरी बातचीत, उसकी विश्लेषण भरी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उसने बहुत मीठे स्वर में उल्हाना दिया था। आंटी, पलक कहती है शादी के बाद पति पत्नी का बराबर अधिकार होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि पत्नी को थोड़ा झोंक कर पति व उसके घर वालों के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसके इस पुरुष अहम ने मेरा मन हल्का सा आहत कर दिया था। मेरे बस में होता तो मैं भी यही कहती कि पति पत्नी दाम्पत्य में बराबर के हिस्सेदार हैं, किंतु सच बात यह है कि स्त्री पुरुष के अहम से जीत नहीं सकती। सफल दाम्पत्य का रहस्य यही है कि पत्नी कुछ झुक कर चले। पलक कुछ झुंझुलाकर बीच में बोल पड़ी थी। क्या आप यह राय देंगी
कि हर गलत बात के सामने वह झुक जाए? ऐसा तो कभी नहीं करना। इन्होंने बीच में चुटकी ली। शुरू शुरू में तो ऐसा भी कर लेना, बाद में तो रुपेश का भी हमारा जैसा ही हाल हो जाने वाला है। इनकी बात सुनकर सब हंस पड़े। मैं बहुत संतुष्ट हो उठी कि पलक को भी उसके जैसा परिपक्व मस्तिष्क वाला सुलझा हुआ पति मिल रहा था। आप लोगों की शादी की तारीख क्या तय हुई है? आप लोग कहे तो हम लोग भी अभी शादी तय कर लें। उसने मीठी नज़रों से पलक को देखते हुए कहा था। उसकी इस नज़र से पलक की रंगत गुलाबी हो उठी थी। फिर रुपेश ही बोले थे, बस नेहा की शादी तय होने का इंतज़ार हो रहा है। इनके मम्मी डैडी दोनों बहनों की शादी एक साथ करना चाह रहे हैं। उन दोनों के जाने के बाद मैं बहुत खुश थी। मेज पर से जूठे प्याले ट्रे में लगाते हुए बोली, पलक कितनी लक्की है, बहुत सुलझा हुआ पति मिल रहा है। ये गंभीर हो उठे। मीठी बोली वाले कभी कभी बेहद खतरनाक निकलते हैं। आप तो हर बात में बुरी बात ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या कमी है रुपेश में? मैं झुंझला उठी थी। इत्तेफाक से स्नेहा के लिए हमारे ही शहर में लड़का मिल गया था। शादी के बाद दोनों बहनें आईं और बोर की तरह महक उठी थी। दोनों का फाइनल बाकी था। स्नेहा तो बीए का फाइनल की परीक्षा ही भूलकर पति के घर चली गई थी। मैं पलक को पकड़कर पूछती थी, तेरा पढ़ाई में मन कैसे लगता होगा? वह शर्मा कर कहती, मैंने तो रुपेश से कितना मना किया था कि फाइनल परीक्षा के बाद ही शादी की तारीख रखना, लेकिन उसने बेशर्म होकर साफ साफ कह दिया था कि अब सब्र नहीं होता। परीक्षा के बाद तैयारी शुरू हो गई थी पलक की विदाई की। उसकी मम्मी रोज़ बाजार के चक्कर लगाने चल देती। जो शादी में कमी रह गई थी वह ही अब पूरी कर रही थी। पलक झल्लाती, क्या मम्मी, रुपेश क्या कंगला है या मुंबई में यह चीज़ें नहीं मिलेंगी? अभी तू गृहस्थी का मतलब समझती नहीं है। मुंबई जाकर एकदम कहाँ सामान खरीदने निकल पड़ेगी। रुपेश को छुट्टी नहीं मिली थी। पलक के डैडी ही उसे मुंबई छोड़ने गए थे। 1 महीने बाद पता लगा कि पलक मुंबई से कुछ दिनों के लिए आई हुई है। मैं उसकी हालचाल लेने, बीती हुई रातों के किस्से सुनने फौरन भागी थी उसके घर। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला था, उजड़े हुए स्याह मुंह से। मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया। पलक कहाँ है? वह भरे स्वर में बोली थी। अंदर वाले कमरे में है। मैं अंदर वाले कमरे में उत्साह से जैसी ही गई, सामने वाला दृश्य मुझे जड़ कर देने के लिए काफ़ी था। पलंग पर तकिए पर अपनी पीठ टिकाए पलक बैठी थी। बिखरे हुए बाल, रोता चेहरा, नीचे का होठ व एक गाल सूजा हुआ था। दूसरी गाल पर एक लंबा नाखून का निशान बना हुआ था। मैं घबराकर उसके पास दौड़ती हुई चली गई। पलक, यह क्या हालत बना रखी है? उसने खाली खाली नज़रों से मुझे देखा और अपने घुटनों में मुंह छिपाकर रोने लगी। उसकी मम्मी भी पलंग पर आकर बैठ गई। मैं समझ नहीं पा रही थी। उड़ती हंसती खिलखिलाती चिड़िया के पर नोच कर उसी ज़मीन पर किसने पटक दिया है? मैं इतना भर पूछ पाई, पलक क्या हुआ? उसकी मम्मी मेरे पास बैठकर सिसकने लगी। हमारी तो तकदीर ही फूट गई। लेकिन हुआ क्या? रुपेश ने इसे पहली रात से ही मारना शुरू कर दिया था, लेकिन इसने पहले कुछ नहीं बताया। हमें यही लगता था कि शादी से बहुत खुश हैं। हाँ, तब कुछ नहीं बताया। ये मुंबई छोड़ने गए थे, तब वह इनके साथ बुरा व्यवहार करता रहा। मेरी बेटी ने 3 रात बाहर सीढ़ियों पर ही गुजारी है। जब सहा नहीं गया तो वहाँ से भाग कर चली आई। वह तो पढ़ा लिखा है, फिर कैसे? हमने शादी में इतना दिया है, फिर भी वह खुश नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती कि वह शादी के लेन देन के लिए इसको तंग कर रहा है। कोई भी आदमी पहली रात को ही कैसे पत्नी को मारना शुरू कर सकता है? पता नहीं क्या बात है। पलक ने मुंबई में स्टेशन पर ही इनसे भरे गले से कहा था कि रुपेश का व्यवहार बड़ा एबनॉर्मल है, लेकिन वह कैसे भी उसके साथ एडजस्ट कर लेगी। जब इसकी हिम्मत जवाब दे गई तो उस नरक से मकान मालिक की मदद से भाग आई है।
आज सोचती हूँ, सारे समय मुस्कुराती होशियार सी लड़की की किस्मत में वही नीच आदमी लिखा था। नियति कहाँ से ढूंढकर उसे बांध गई थी पलक से, सिर्फ 3 महीने के लिए। उसका चेहरा देखा नहीं जाता था, स्याह पड़ी हुई आंखें, छोप सी झुकी गर्दन, सिर्फ एक पुरुष के नाम से 3 महीने मांग में सिंदूर भर जाने के लिए। पुरुष भी कैसा, वह सियाना क्रोध में पागल हो जाने वाला। पलक की समस्या का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। उसके दादाजी व चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट करने से मना कर दिया था। पलक को उन्होंने अपने पास बुला लिया था। संतोष जी हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। इधर उधर पड़ोस में कानाफूसी शुरू हो गई है कि अब पलक यहाँ क्या कर रही है। बाप के एक्सीडेंट को तो 1 महीना बीत गया है। पलक भी भेदती निगाहों से बची सी घूमती है। वह बिल्कुल टूट चुकी है, कहीं भी कुछ करने की इच्छा शेष नहीं रही है। एक दिन सहमते स्वर में उसकी माँ ने उससे कहा, पलक रिसर्च करना चाह रही थी, कब शुरू कर रही है? मुझे अब कुछ नहीं करना, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं अपने ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ। वह चीखती तड़पती जोर से रोने लगी। ज़िंदगी एक ठोकर से तो ख़त्म नहीं हो जाती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। इतना अपमान सहकर भी मैं तभी क्यों नहीं मर गई, आज भी नहीं समझ पाती। पलक गिरती पड़ती घिसटती लाश की तरह जी रही है। घर वालों का दिल रखने के लिए 2 निवाले मुंह में किसी तरह डाल देती है। सारा समय पलंग पर करवट लिए लेटी रहती है या फिर अपने कमरे में खिड़की की सलाखें पकड़ी आसमान पर टंगे काले बादलों को बुझी आंखों से देखती रहती है। सबकी बातें उस पर बेहद धीरे असर करती हैं। उसने शोध करने का निर्णय ले लिया है। मैं इतने दिनों तक उससे अकेले मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ। एक दिन वह स्वयं ही मेरे दरवाजे पर उजड़ी हुई आंखें लिए दर्द की तस्वीर सी खड़ी हो जाती है। मैं बाल छितराकर सतरंगी चुन्नी लहराकर नज़ाकत से चलने वाली पलक को ढूंढने लगती हूँ। कहाँ खो गई है वह? वह बड़े सहमे से स्वर में पूछती है, आंटी आऊँ? आप सो तो नहीं रही हैं? अरे कैसी बात करती हैं, अंदर आ जा। वह सहमी सिकुड़ी सोफे पर बैठ जाती है। मैं जानबूझकर उसे शोध की बातों में, संतोष जी की बीमारी की बातों में उलझाए हुए हूँ। उसकी कराहती आंखें बीच बीच में मुझसे शिकायत कर रही हैं। मैंने जो झेला है उसे आप पूछने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। वह अनमनी सी मेरी बातें सुन रही है। अचानक वह तैस में आकर मुझसे पूछती है, आंटी एक बात का आप साफ साफ जवाब दीजिए, आप मेरे इस तरह से मुंबई से भाग जाने को जस्टिफाई करेंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम तो बहादुर हो जो इतना सही कदम उठाया। तुम्हारी मम्मी को भी, जिन्होंने तुम्हें वापस नहीं भेजा। तो लोग ऐसा क्यों नहीं मानते? कहते हुए वह फपक पड़ती है। जब मैं दादाजी के घर पर थी सब मुझे वहाँ महसूस करवाते रहते थे कि हमारे ख़ानदान में अब तक किसी लड़की ने हमारी नाक नहीं कटाई। जैसी जिसको ससुराल मिली वह वही होकर रही। तेरी चाची तो बहुत अच्छी हैं। वह भी घुमा फिरा कर यही जताती रहती थी कि उनकी लड़कियों की शादी कैसे होगी। उन्हें शायद तब उतनी तकलीफ़ नहीं होती जब सुनती कि पलक केरोसिन डालकर आग लगाकर जलकर मर गई हैं या जला दी गई हैं। वहाँ नरक की आग में झुलसने के बजाय मेरे जीने की कोशिश करने से लोगों को तकलीफ़ हो रही है। पलक, वह मौत तो एक कायर की मौत होती है। तुमने बहुत अच्छा किया जो भाग आए। आप समझती हैं भागने का निर्णय मैंने क्या एकदम ले लिया था? 3 बार रुपेश ने मेरी पिटाई करके घर से बाहर निकाल दिया था। मैं तीनों रात सीढ़ियों पर पड़ी रोती रही। मकान मालिक के परिवार ने मुझे अपने घर सुलाया। उन लोगों के बहुत कहने पर मैंने 2 बार ऊपर जाकर रुपेश से माफ़ी मांगी, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था। तीसरी बात पूरी करने से पहले ही वह फिर सिसक उठी है। तेरी ये बातें मैं बाद में सुनूंगी, मेरा दिल दहल रहा है। नहीं, आज आपको मैं बताकर रहूँगी। वह बड़ी मुश्किल से अपनी हिचकियों पर काबू रख पाती हैं। आखिरी रात 10 बजे तक खाना लिए उसकी प्रतीक्षा करती रही। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि
रात में कम से कम 8 बजे तो घर लौट आया करूं। उसने मेरे बाल पकड़ लिए और मेरे चेहरे पर 2 तमाचे लगाए। वह चिल्लाया कि मुझ पर हुक्म चलाने वाली तुम कौन हो? निकल मेरे घर से। उसने धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। आप ही बताइए मैं और कितना अपमान सहती। उसी रात मकान मालिक का सहारा लेकर भाग आई थी। पलक, असली बात क्या थी? वह इतने अच्छे पद पर है, फिर क्यों जंगलियों जैसा व्यवहार करता था? अपने मामूली परिवार में एक वह ही पढ़ा लिखा है, सारे खानदान में पूजा जाता है। शायद मेरी काबिलियत बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके अलावा भी ज़रूर कोई बात होगी जो उसने तुझे पहली रात से मारना आरंभ कर दिया। वह व्यक्ति नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। कितना अच्छा अभिनय कर गई थी पलक हनीमून से लौटकर। खूब भारी भरकम साड़ियाँ पहने, गहनों से लदी, बात बात पर खिलखिला उठती थी। स्नेहा भी अपने ससुराल से खुश आई थी। दोनों बहनें घर बाहर चहकती रहती। स्नेहा अपने पति के किस्से चटखारे लेकर सुनाती, पलक रुपेश के। संतोष व नीरा उन्हें देखकर तृप्त हो उठते थे। तब हमें क्या पता था। पलक ने बड़ी बड़ी मुस्कुराती हंसी बिखेरती आँख के नीचे की तरफ दर्द की एक कटीली लकीर बड़े यत्न से गहरे फाउंडेशन से छिपा कर रखी है। उसकी गहरी लिपस्टिक, काला मस्कारा किसी बात को छिपाने का प्रयास भर थे। उस दिन पलक ने अपने घाव के टुकड़े टुकड़े कर मुझे पकड़ाती जा रही थी। पुरानी बातें, किस तरह रुपेश उसका मजाक उड़ाते हुए हंसा था। मैडम, यह मुंबई है, मुंबई। यहाँ आप जैसी हजारों लड़कियाँ रिसर्च करने के लिए मारी मारी घूमती हैं। आप किसी का पत्र लेकर आई हैं तो क्या, कौन घास डालेगा आपको? एक बार मैं उन प्रोफेसर से मिल तो लूँ जिनके नाम से पत्र लाई हूँ। दूसरे दिन वह विश्वविद्यालय से बहुत खुश लौटी थी। उसने रुपेश को बताया था। पता है रुपेश, वह तो स्वयं ही मुझे रिसर्च करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये हो ही नहीं सकता। रुपेश का अहंकार फुफकार उठा था। वैसे भी तुम घर संभालोगी कि रिसर्च करोगी? लेकिन मैं घर बैठकर सिर्फ रोटियां नहीं पका सकती। तुम्हें रिसर्च पसंद नहीं है तो मैं नौकरी कर लूँगी। मुझे तुम्हारा घर से निकलना या नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तुमने एमएससी लड़की से शादी क्यों की? तुमसे मेरी शादी हो गई है। अब तुम जो कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ, किंतु मुझे शांति से जीने तो दो। तुम तो बहुत बहस करती हो। कहते कहते रुपेश का हाथ उठना आरंभ हो गया था। पलक शोध में, संतोष जी मुकदमे के लिए धीरे धीरे जानकारियाँ इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। बड़ी अजीब सी बातें सामने आ रही हैं। रुपेश अपनी नौकरानी से ही शादी करना चाहता था। विभाग की 2 लड़कियों से भी उसके संबंध थे। अब पलक को विश्वविद्यालय जाते देखती हूँ तो सहम सी जाती हूँ। सपने का रंग पता नहीं कहाँ छिप गया है। आँखों के आगे काला दायरा बन गया है। अपनी लड़खड़ाई जिंदगी को संभालने की जद्दोजहद से वह बार बार स्वयं लड़खड़ा जाती है। स्नेहा अपने प्रसव के लिए रिवाज के मुताबिक माँ के घर आई है। वह जब भी समय मिलता है हल्के कदमों से छत पर टहलती है। पलक अपने शोध परिणामों को और भी गंभीरता से लिखने में जुटी है। अपना अधिक से अधिक समय विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में बिताने लगी है, लेकिन बिना अपना दर्द दिखाए स्नेहा के प्रसव के लिए भाग दौड़ करती रहती हैं। हॉस्पिटल से वह और उसकी मम्मी स्नेहा को उसके गुलगुले बेटे के साथ टैक्सी से वापस लाती हैं। जहाँ तक होता है वह माँ बेटे की साथ संभाल में अपनी माँ का हाथ बटाती है। स्नेहा एक कमरे में अपने बेटे के गुदगुदे गाल से अपना गाल सटाए हुए नवजात की कोमलता महसूसते हुए ममत्व के गौरव से भर कर कुछ गुनगुना उठती है। उधर पलक अपने कमरे में शोध के लिए सफ़ेद सफ़ेद छोटे नवजात चूहों की गर्दन पर निम्रता से छुरी चला रही होती। कभी स्नेहा का बेटा झूले पर टंगी हुई घूमती हुई तेज चक्री को देखकर जल्दी जल्दी पैर चलाकर किलकारी मारने लगता है तो पलक घर से निकलकर मेरे पास आकर बेवजह सिसकने लगती है। गुस्सा कहीं और उतरता है। आंटी, मेरा तो इस कॉलोनी में रहना भी मुश्किल हो गया है। पहले तो सिर्फ लोग
मुझे एक दूसरे को इशारा करके ही दिखाते थे। अब तो बस में लड़के भी आवाज़ कसने लगे हैं। पति को छोड़कर तो हम भी रिसर्च कर लें। कोई कहता है सुना है अपने किसी प्रोफेसर के लिए पति को छोड़ आई है। कोई कहता है जरूर चालू होगी। तो दुनिया की परवाह क्यों करती है? तेरे मम्मी पापा तो तेरे साथ हैं, तेरा सस तो तेरे साथ हैं। वे बेचारी क्या करें? लोगों की बातें सुन सुनकर उनकी हालत ख़राब हो गई है। कुछ रिश्तेदारों ने तो सिर्फ उनसे इसलिए संबंध तोड़ लिया है कि उन्होंने मुझे पनाह दी। उनकी सूरत देखकर लगता है कि इससे तो अच्छा था मैं जलकर कहीं मर जाती। ऐसा क्यों सोचती है? जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं निरुत्तर हूँ। लड़कियों की तकदीरें उनके किसी की बिगाड़ने ना बिगाड़ने के आधार पर कहाँ लिखी जाती हैं। कुछ जीवन तो माँ बाप के यहीं हंसते खिलखिलाते कट जाता है। बाकी का जीवन कैसा होगा यह उसकी मांग की तरफ बढ़ता एक हाथ निर्णय लेता है। सिर्फ एक हाथ। पता नहीं कैसा विश्वास मेरे मन में है कि पलक जैसी लड़की को इस जरा सी बात के कारण भला कौन दोबारा अपनाने से इनकार कर देगा। तब मुझे कहाँ पता था स्त्री की मांग से चुटकी भर सिंदूर का लग जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। उस स्त्री की परिभाषा बदल जाती है। त्यागी परिवार कॉलोनी वालों की बात से तंग आकर किसी और कॉलोनी में जा बसा, बिना किए अपराध की सजा भोगता हुआ। मुकदमा चलते चलते महीने साल निकले जा रहे हैं। रुपेश ने अपने गांव की किसी लड़की से शादी कर ली है। पलक की माँ व उसके पिताजी गांव जाकर शादी करवाने वाले पुजारी के सामने जाकर जब रो उठते हैं तब वह कहीं कोर्ट में गवाही देने को तैयार होता है, किंतु कोर्ट में रुपेश को पहचानने तक से इनकार कर देता है। कोर्ट से लौटकर नीरा छटपटाती है। वह शादी करके एक लड़की के साथ रह रहा है और हम सबूत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। पुलिस से इसके घर पर छापा पड़वा दीजिए, सबूत अपने आप मिल जाएगा। पुलिस उसके घर गई थी, लेकिन उस दुष्ट ने अपनी पत्नी को चचेरी बहन बता दिया। इस मुकदमे की आखिरी आस अब रुपेश के मकान मालिक पर टिकी हुई है। वह तो रुपेश को सलाखों के पीछे खड़ा कराने में मदद करेंगे ही। उनकी गवाही सुनने के लिए मैं भी कोर्ट जाती हूँ। वह कोर्ट के कटघरे में बोलना शुरू करते हैं। जज साहब, रुपेश हीरा लड़का है, हीरा। यह बात सच है कि इन दोनों की लड़ाई में 2 रात मैंने और मेरी पत्नी ने इस लड़की को पनाह दी। उसे मुंबई से अपने घर पहुंचने के लिए रुपए दें। मुझे बाद में इन दोनों की लड़ाई का कारण मालूम पड़ा। ये लड़की रुपेश को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। उसने इसे समझाया भी था, शादी के पहले हुई कोई दुर्घटना हो या इसके किसी प्रेमी ने धोखा दिया हो, वह उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। 1 साल तक इंतज़ार कर लेगा, फिर भी यह घमंडी लड़की इसको छोड़कर भाग गई। मुझे लग रहा है कोर्ट की एक एक चीज़ घूम रही है। मैं ही कुर्सी से उठने में असमर्थ हो रही हूँ। इन लाछनों में फंसा दी गई पलक की तस्वीर सही है या 10 साल मेरी आंखों द्वारा देखी गई मेरी सहेली व उसकी प्रोफेसर की बात। त्यागी जी बहुत खुशनसीब हैं, उन्हें पलक जैसी होनहार और बहादुर बेटी है। रुपेश कोर्ट की तारीख पर कभी आता कभी नहीं आता। तलाक की अब उसे कोई जल्दी नहीं है। गऊ जैसी पत्नी से पुत्र पाकर वह पिता भी बन गया है। उधर पलक ने अपने को व्यस्त कर लिया है। वह यूजीसी स्कॉलरशिप पाकर खुश है। हर सेमिनार हर कॉन्फ्रेंस में उसके शोध पत्रों की तारीफ होती है। उसके चेहरे से अब कोई नहीं जान पाता कि अकेले में उन खौफनाक यादों के दंश उसे किस तरह से छटपटाते हैं। एक साथ 2 बातें होती हैं। पलक बेमतलब की शादी से मुक्त हो जाती है। शोध के बाद उसी विश्वविद्यालय में उसको नौकरी मिल जाती है। उसने दिखा दिया कि चुटकी भर लाल रंग की बैसाखी या केरोसिन के डिब्बे के बिना भी उसे जीना आता है। लेकिन जब जब मैं उससे मिलती हूँ, उसी खिलखिलाती लचकती पलक को ढूंढने लगती हूँ। पता नहीं कहाँ खो गई है वह अपनी लगन से लंदन के विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रही है। यह तो जरूर है, वह सुखी न भी हुई तो दुखी भी नहीं होगी। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई।
कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।